दोस्तों, मेरे पुराने वीडियोस को आपने ढेर सारा प्यार दिया था, लेकिन हाल के वीडियोस पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस बार मैं आपके लिए एकदम नई स्टोरी और नया वीडियो लाया हूं। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज 500 लाइक और 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट मेरे वीडियोस को बूस्ट दे और मुझे ऐसे ही कंटेंट लाने का हौसला मिले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा लड़का एक असाधारण सैनिक है जो अल्दमिर रिपब्लिक के अधीन काम करता है। वह एक विशेष पलटन का हिस्सा है जिसे आमतौर पर घोस्ट्स के नाम से जाना जाता है। इस खास ग्रुप से दुनिया भर के सैनिक और आतंकवादी संगठन तक डरते हैं। आखिरकार इन्हें सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है। इन्हीं के बीच है हमारा लड़का, जो इन असाधारण सैनिकों में भी एक अलग ही स्तर का है। उसका नाम है जॉर्ज साई। भाई सचमुच एक वॉर मशीन है। वह जंग के मैदान में नंबरों की गणना ऐसे करता है जैसे अबेकस पर गिनती कर रहा हो। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। इसी वजह से उसे एक उपनाम भी मिला है जो उसकी शख्सियत पर पूरी तरह फिट बैठता है, मिस्टर वॉर। उसकी बहादुरी ने उसे सिर्फ प्रशंसक ही नहीं बल्कि दुश्मन भी दिए हैं। ऐसे दुश्मन जो उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। और आखिरकार उसका भी दुखद अंत हुआ। उसे गोली मार दी गई। अब गलत मत समझना, जितनी तारीफ मैंने अभी की वो बस हवा में नहीं थी। सच में ऐसा कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ था जो उसे हरा सके। असल में उसे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन्हें वह कभी अपना साथी मानता था। एक खास मिशन को उसने इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया कि अकेले ही पूरी दुश्मन सेना को रिकॉर्ड समय में खत्म कर दिया। जाहिर है ये बात उसके लालची कप्तान बेग को पसंद नहीं आई, जो खुद सुर्खियों में रहना चाहता था। तो बेचारे को आखिरकार ठंडे दिल से मार दिया गया। मरते वक्त भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे धोखा दिया गया है। उसकी आंखों के सामने एक खास औरत सोफिया की छवि घूम गई और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। जैसे ही वह बेहोश हुआ तुरंत उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा कि एक सड़ा गला शव उससे चिपका हुआ है। उसने झटके से शव को अलग किया तो पाया कि वह लाशों के ढेर में पड़ा है। ये सारी लाशें एक कचरा ट्रक में थीं जो बिना वक्त गनवाए सबको एक खाई में फेंक रहा था। जब लाशें नदी में गिर रही थीं, जॉर्ज ने किसी तरह चट्टान का किनारा पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। वह मुश्किल से ऊपर चढ़ पाया, मौत के मुंह से लौटकर। जितनी लाशें उसने गिरती देखी वह संख्या हैरान कर देने वाली थी। जो लोग ये सड़ी गली लाशें फेंक रहे थे उनके लिए ये रोजमर्रा का काम था, जैसे टोक्यो बे में मछलियों को खाना डाल रहे हों। टोक्यो की बात करें तो ऐसा लगता है कि हमारा लड़का अब जापान में जागा है, एक ऐसी जगह जो कभी उसके पिछले जन्म का वतन थी। संदर्भ के लिए, जॉर्ज की मौत 6 जुलाई 2025 को हुई थी और अब वह आइलैंड ऑफ डिस्पेयर नामक जगह पर पुनर्जन्म ले चुका है। जाहिर है जॉर्ज को खुद नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। उसे आखिरी याद बस यही है कि वह मिडिल ईस्ट में एक मिशन पर था, लेकिन अब वह जापान के टोक्यो बे में है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये लाशों का ढेर उसके सामने क्यों गिराया गया। थोड़ी देर बाद वह अपने फटे पुराने कपड़ों में एक घने जंगल में दौड़ता दिखता है। बस इतनी सी दौड़ में ही उसकी सांस फूल जाती है, जैसे उसने मैराथन दौड़ ली हो। लगता है उसके नए शरीर में न तो पहले जैसी ताकत है और न ही सहन शक्ति। जैसे ही वह सोचता है उसका पेट भी जोर जोर से गुर्राता है, जैसे उसे खाने की सख्त जरूरत हो। बाद में उसे बांस मिल जाता है जिसमें इतना पानी है कि वह कुछ देर के लिए प्यास बुझा सके। एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर ऊपर से देखने पर उसे कुछ 100 घरों की एक छोटी सी बस्ती नजर आती है। इसे कस्बा कहना गलत होगा, झुग्गी कहना ज्यादा सही रहेगा। जॉर्ज गंदी गलियों में घूमता है अपनी स्थिति का जायजा लेने के लिए। जो उसने समझा उसके मुताबिक ये जगह टोक्यो बे के आसपास है, लेकिन अगर सोचे तो जापान में ऐसी गंदी झुग्गी होना अजीब है। तभी उसकी नजर एक चौंकाने वाली चीज पर पड़ती है। वह खुद को शीशे में देखता है और हैरान रह जाता है। वह पहले जैसा नहीं रहा। ये शरीर उसका नहीं है और मुश्किलें बढ़ाने के लिए कोई उसे पीछे से पुकारता है, मिचियो। जॉर्ज की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो जाती हैं। जॉर्ज अचानक अपने कंधे पर हाथ रखने वाले अनजान शख्स को झटके से पकड़ लेता है। चूंकि यह शख्स निहत्था नजर आता है, इसलिए मान लेना सुरक्षित है कि वह कोई खतरा नहीं है। इसलिए हमारा लड़का उसकी पकड़ छोड़ देता है। वैसे भी हो सकता है यही शख्स उन तमाम सवालों के जवाब दे सके जो जॉर्ज के मन में उमड़ रहे हैं। सबसे पहले जॉर्ज को यह बात समझ में आती है कि इस जीवन में उसका नाम मोयो है, या कम से कम यही वह अनजान शख्स कहता है। अगली बात यह है कि यह अनजान शख्स उसे अपना दोस्त मानता है। जॉर्ज खुद को शांत करता है, अपनी अभी अभी दिखाई गई सख्ती के लिए माफी मांगता है और अपने दोस्त को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। दोस्त को राहत मिलती है कि हमारा लड़का ठीक है, खासकर जब उसे हाल ही में बुरी तरह पीटा गया था। जाहिर है मो को ऐसी कोई अप्रिय घटना याद नहीं है। दोस्त उस कमीने का नाम भी बताता है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई,
इससे पहले कि दोस्त और कुछ बता सके, डर का असली कारण उनके पीछे आ जाता है, जैसे किस्मत ने उसे बुला लिया हो। मेरी कमीना डिटेक्टिंग सेंस बता रही है कि ये वही औसत सा हट्टा कट्टा गुंडा है जो खुद को हीरो समझता है। इस कमीने ने सुन लिया कि बैंगनी बालों वाले लड़के ने उसका नाम बिना आदर सूचक शब्दों के लिया, और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर ये मामूली मजदूर इतनी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? इन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये गुंडा अपनी मुट्ठी भींचता है और सीधे उस बेचारे के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारता है, जिसने बचने की कोशिश भी नहीं की। घूंसे की ताकत से वह दूर तक फिसल जाता है। हालांकि इस कमीने ने अपनी सारी भड़ास उसी एक घूंसे में निकाल दी, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह और मारपीट करना चाहता है। वह बेचारे की बाल पकड़कर उसे नियम याद दिलाता है, नियम जो सिर्फ उसी के हक में है, और अगर कोई विरोध करे तो उसे कब्र में जगह मिलती है। अब और सहन न कर पाने पर वह घटिया दोस्त सारा दोष मोयो पर डाल देता है। कहता है कि हमारे लड़के ने ही बिना सम्मान के उस गुंडे को पुकारा था। किसी तरह यह घटिया दोस्त उस गुंडे को मना भी लेता है, जो अब मोयो को अपना अगला निशाना बनाने वाला है। वह दुबले पतले लड़के को किनारे करता है और हमारे लड़के का सामना करता है। वह हैरानी जताता है कि हमारा लड़का अभी भी सही सलामत खड़ा है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पिछली पिटाई के बाद वो बच पाएगा। हमारा लड़का एकदम शांत रहता है, चाहे सामने वाला जितना भी आक्रामक क्यों ना हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, जिससे उस गुंडे को और चिढ़ होती है और वह उसे और मारने का मन बना लेता है। वह अपनी उंगलियां चटकाता है, जैसे पिटाई से पहले वार्म अप कर रहा हो। फिर भी हमारा लड़का एकदम शांत रहता है, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं। आखिरकार उस कमीने का अहंकार उस पर हावी हो जाता है और वह हमारे लड़के पर घूंसा मारता है, लेकिन हमारा लड़का उसे आसानी से चकमा दे देता है। यह गुंडा सिर्फ ताकतवर है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खास नहीं है। असल में वो समझ जाता है कि यह तो बस एक नौसिखिया है, जिसे लड़ाई की कोई समझ नहीं। आमतौर पर हमारा लड़का आम लोगों से लड़ाई करने से बचता है, लेकिन जब हमला हो ही गया है तो उसे खुद को रोकना मुश्किल है। अब वह एक आम किशोर से अगले माइक टायसन में बदल जाता है। पहले वह सटीक झुकता है और मोटे का घूंसा अपने सिर के ऊपर से निकल जाने देता है, फिर अपना वार करता है। उसका घूंसा इतना जबरदस्त होता है कि उस कमीने का दिमाग हिल जाता है। भले ही वह शारीरिक रूप से बच गया हो, लेकिन उसका अहंकार बुरी तरह टूट गया है। सिर्फ इसलिए उस कमीने का सिर नहीं फटा क्योंकि हमारे लड़के के नए शरीर में ज्यादा ताकत नहीं है। लेकिन यह वजह नहीं कि वह पीछे हट जाए। वह फिर से उस कमीने पर टूट पड़ता है। पहले वह मोटे के बाएं तरफ फिसलता है, वार को चकमा देता है, फिर अपने पैर जमाकर उसके चेहरे पर जोरदार कंधा मारता है। टूटे हुए दांतों के टुकड़े उड़ जाते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। आखिरकार उस सुअर को असलियत का पता चल गया, वह असली हीरो नहीं है। यह तो बस ट्रेलर था, और अगर इस कमीने को वाकई पूरी फिल्म देखनी है तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है, वरना ये मोटा आदमी जा सकता है। नौसिखियों से उलझना मो का स्टाइल नहीं है। इन चुभती हुई बातों के साथ मोयो पलटकर चल देता है, मानते हुए कि अब लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन हम सब जानते हैं, ये घिसा पिटा मोटा आदमी अपनी गंदी चालों के बिना नहीं रहता। वह चाकू निकाल लेता है, एक असली नामन चाकू, एक ऐसे किशोर पर जो उसका मुकाबला भी नहीं। इससे ये कमीना 100 गुना बड़ा कमीना बन जाता है। वह हमारे लड़के पर झपटता है, उस नुकीले खंजर के साथ उसकी जान लेने की कोशिश करता है। मो ने भले ही अपना पुराना शरीर खो दिया हो, लेकिन उसकी चिंगारी अभी बाकी है। वह हमले को भांप लेता है। इससे पहले कि वह खुद कुछ कर सके, एक बच्चा उसे धक्का देकर रास्ते से हटा देता है और खुद चाकू की दिशा में आ जाता है। मोयो फिर से फुर्ती दिखाता है और चाकू को डिफ्लेक्ट कर देता है। वह उस कमीने के हाथों को जकड़ लेता है और उसकी ओर इतनी खतरनाक नजरें फेंकता है जो चाकू से भी तेज हैं। चूंकि इस मोटे ने हथियार निकाल लिया है, इसका मतलब है कि वह जान लेने या मरने के लिए तैयार है। इसलिए हमारा लड़का भी इस पागल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है। वह उस कमीने की कॉलरबोन पर वार करता है, उसे गिराता है और फिर हाथों हाथ उस हाथी जैसे भारी भरकम आदमी को जमीन पर पटक देता है। जिस बच्चे ने अपनी जान दांव पर लगा दी, वह हैरान रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि मोयो ने अभी क्या कर दिया। लेकिन हम सब जानते हैं, यह सब बिल्कुल सच है। उस मोटे के दर्द से निकली चीखें इसका सबूत हैं। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारा लड़का एक और जोरदार घूंसा मारने को तैयार है। लो, ये रहा आखिरी धमाकेदार पंच, जो इस कमीने को सीधा स्वर्ग भेजने के लिए था। बच्चा हैरानी से देखता है, जबकि हमारा लड़का अपना खून से सना हुआ हाथ पीछे खींचता है। कमीना शायद बेहोश हो गया हो, लेकिन उसका सिर फटने से बच गया। हमारा लड़का चाहता था कि उसे सीधा श्मशान भेज दे, मगर उसके कमजोर शरीर ने फिर उसे रोक लिया। जो नुकसान हुआ वो उसके पुराने स्तर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि वह इस कमजोर शरीर को फिर से अपनी पुरानी ताकत की ऊंचाई तक ले जाए। पीछे खड़ा बच्चा
जिसकी आंखें हैरानी से फटी हैं। अब तक समझ नहीं पा रहा कि जो कमजोर मोह वह जानता था वह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। बच्चा तुरंत जवाब चाहता है। मोह थोड़ा ईमानदार बनने का फैसला करता है। वह कहता है कि उसे भूलने की बीमारी, एमनेशिया, है, इसलिए वह किसी को भी याद नहीं रख सकता, यहां तक कि इस बच्चे को भी नहीं। बच्चा अपना नाम बताता है, क्यों, जो पड़ोस में रहता है। मिचियो बस सुअर की लाश के पास से गुजरता हुआ कहता है कि उसे कियो नाम के किसी शख्स की कोई याद नहीं। बच्चा इस बात से चिढ़ जाता है। आखिर वे दोनों ऐसी जोड़ी हैं तो मोयो उनकी दोस्ती कैसे भूल सकता है। वहीं सुअर जमीन पर पड़ा रहा, उसका दिमाग अब पूरी तरह उभरा है। इस बीच हमारी जोड़ी गंदी गलियों से गुजर रही है। बच्चा अब भी उस लड़ाई के बारे में सोचकर मोह को सराह रहा है जो उसने उस जुल्मी मोटे के खिलाफ लड़ी। वह इतना प्रेरित है कि खुद भी कुछ दांव पेंच सीखना चाहता है। मोकियो की बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वह इस द्वीप के बारे में और जानना चाहता है। फिर बच्चा समझाता है कि जहां वे रहते हैं वह टोक्यो बे में तैरता हुआ एक औद्योगिक कचरे का द्वीप है। असल में यह गंदगी और उपेक्षा से भरा कचरे का साम्राज्य है। लगता है मिचियो ने पहली बार सुना है कि जापान में ऐसी कोई जगह भी है। यहां मर्दों को मजबूरी में खदानों में अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है, जबकि औरतें और बच्चे कबाड़ बीनकर या छोटी मोटी चीजें बेचकर जिंदा रहते हैं। और सुरक्षा जैसी कोई चीज यहां है ही नहीं। इस जगह को गटर कहना भी कम होगा। यह गंदगी से सड़ती ऐसी जमीन है जहां तरक्की मर जाती है। मिचियो दिमाग दौड़ाता है और सोचता है कि ऐसी झुग्गियां तो सिर्फ युद्धग्रस्त इलाकों में ही होती हैं, या शायद उससे भी बुरी हालत में। चलते चलते वे एक बेकरी के सामने पहुंचते हैं जहां डायरिया बिक रहा है। मेरा मतलब ऐसा खाना जो मुश्किल से खाने लायक है। फिर भी छोटा बच्चा उस बासी ब्रेड के स्वाद के लिए इतना बेताब है कि उसके मुंह में पानी आ जाता है। दुकानदार उस गरीब बच्चे को भगा देता है, जिससे बच्चे का आत्मसम्मान आहत होता है। आखिर इस कमीने को किसने हक दिया कि दूसरों को नीचा दिखाए। तभी हमारा लड़का एक नोट निकालकर काउंटर पर रख देता है। दुकानदार हैरान रह जाता है कि इतना पैसा एक ऐसे किशोर के पास कहां से आया जो भिखारी जैसा लग रहा है। क्यों, इस बीच ब्रेड पाकर खुशी से झूम उठता है। वह सचमुच बहुत खुश है, लेकिन उसे यह जानने की जिज्ञासा भी है कि मोह के पास इतना पैसा आया कहां से। लड़का बताता है कि उसने हाल ही की लड़ाई के दौरान यह पैसा उठा लिया था। भले ही उसे मरे हुए लोगों को लूटने में कोई गर्व नहीं है, लेकिन ऐसी जगह हर पैसा मायने रखता है और जिंदा रहना नैतिकता से ऊपर है। जाहिर है उसे इस तरह बात करते सुनकर कियो साफ समझ जाता है कि यह वही मोई नहीं है जिसे वह जानता था। कुछ देर बाद वे बच्चे के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर बच्चे की मां बिस्तर पर लेटी है, बेहद कमजोर और बीमार नजर आती है। खुश बच्चा अपनी मां को बताता है कि आज रात वे ब्रेड के साथ दावत मनाने वाले हैं। मां सूखे पत्ते जैसी लगती है। उसकी हालत साफ बता रही है कि वह कुपोषण का शिकार है। फिर भी मां को अपने बच्चे की ज्यादा चिंता है और वह चाहती है कि बच्चा ब्रेड खा ले। प्यारा बच्चा अपनी मां को भरोसा दिलाता है कि वह पहले ही पेट भर चुका है, इसीलिए यह ब्रेड सिर्फ उसकी मां के लिए है। जब मां फिर जोर देती है तो बच्चा उसे फिर से आश्वस्त करता है और कहता है कि वही ब्रेड खाए। इतना प्यारा दृश्य देखकर हमारे लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन जल्द ही मुसीबत आ जाती है। मोह पूरी कोशिश कर रहा है कि वह घर का दरवाजा खोले, लेकिन वह अटका हुआ है। आग पूरे घर में फैलने लगी है और अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकले तो प्रकृति का शिकार बन जाएंगे। उनका घर उन्हीं मजदूरों ने आग के हवाले कर दिया है जो उसी सुअर, गुंडे के इशारे पर काम करते हैं, जिसे और मार खाने का शौक है। लगता है उसे एक बार की पिटाई से सबक नहीं मिला और वह बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। बेचारी मां और बेटा घर में फंसे हैं, जबकि आग इतनी तेजी से फैल रही है जैसे बूमर पेरेंट्स व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलाते हैं। इस बीच हमारा लड़का पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने और बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी धक्का मारे, सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। उसके सैनिक अनुभव चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह एक सोची समझी घात है। दुश्मन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। बाहर कम से कम 8-9 हमलावर घात लगाए बैठे हैं। वह घर के अंदर नजरें दौड़ाता है, किसी भी ऐसी चीज की तलाश में जिसे अस्थायी हथियार बनाया जा सके। आखिरकार उसकी नजर एक थैली पर टिकती है जिसमें कुछ भरा हुआ लगता है। वह थैली उठाता है और एक ही जोरदार लात से दरवाजा उड़ा देता है। दरवाजे को मजबूत करने वाले लोग भी कचरे की तरह दूर जा गिरते हैं। बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं वही गंदे कमीने और उसके घटिया साथी। पूरा झुंड शिकार को देखकर लकड़बग्घों की तरह हंस रहा है, जैसे शिकार खुद चलकर मौत के मुंह में आ गया हो। मोटा आदमी अपने आदमियों को हर तरफ से घेरने का हुक्म देता है।
वे मजदूर अपने मालिक की बात मानते हैं और हमारे लड़के को पूरी तरह घेर लेते हैं, जबकि पीछे जलता घर उसे पूरी तरह फंसा देता है। अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, इन कमीनों से लड़ना। उसे इस मोटे से बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठता, जो अब भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। कमीना एक घमंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, सोचता है कि अब सब उसके काबू में है। लेकिन असलियत तो हम सब जानते हैं। कौन किसकी धुलाई करने वाला है? वह यहां आया है हमारे लड़के को उसकी बेइज्जती का सबक सिखाने, और उसके लिए एकमात्र सजा है मौत। ठीक है, हमारा लड़का फिर तैयार है इस सुअर की आखिरी इज्जत भी मिट्टी में मिलाने को और उसे दिखाने को कि वह कितना गलत है। मां बेटे की जोड़ी पीछे धुएं में घुटती हुई सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। बच्चा अपने दोस्त मो को पुकारता है, जो इशारे से कहता है कि जैसे ही मौका मिले भाग जाना। लड़ाई शुरू होती है। एक गुंडा सीधे अपनी मौत की ओर दौड़ता है। कमीना सोचता है कि हथियार हाथ में होने से जीत पक्की है, लेकिन उसे क्या पता, ये पत्थरों से भरी थैली उसके सिर पर ऐसे लगेगी कि वो वहीं ढेर हो जाएगा। देखने वाले और खुद मोटा आदमी भी हैरान रह जाते हैं। असल में ये वही थैली है जिसे मो ने घर छोड़ते वक्त उठाया था। उसी थैली का इस्तेमाल करके उसने कपड़े और छोटे पत्थरों से एक अस्थायी हथियार बना लिया, जिसे वह ब्लैक जैक कहता है। अगर सही से घुमाया जाए तो ये सिर को चकनाचूर कर सकती है। देखने में भले ही ये साधारण लगे, लेकिन असल में ये जानलेवा है। बाकी गुंडे अब भी नहीं समझ पाए कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं और बिना सोचे समझे हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा लड़का अपने हथियार से एक एक कर सबको धराशायी कर देता है। एकदम परफेक्ट स्कल स्मैशर। जैसा हमारे लड़के ने वादा किया था, उस मोटे कमीने का सारा आत्मविश्वास अब गायब हो चुका है। सारे आदमी धूल चाट चुके हैं। अब हमारा लड़का आखिरी बिस्किट की तरफ बढ़ता है। अब बारी है आमने सामने की। मरना ही है तो कोशिश करके ही सही। बेचारा मोटा आदमी जान की बाजी लगाकर सीधा हमारे लड़के की तरफ दौड़ता है। मो पत्थरों से भरी थैली घुमाता है और उस कमीने के हाथ को चूर चूर कर देता है। अब ये रोता धोता ज़वीर बस चिल्ला सकता है जैसे उसकी बुरी तरह पिटाई हो गई हो। जो खंजर उसने पहले डराने के लिए पकड़ा था, अब वो जमीन पर पड़ा है। मोटा आदमी आखिरकार घुटनों पर आ गया है, और वो भी एक ऐसे लड़के की वजह से जिसकी उम्र उससे आधी भी नहीं है। यही वजह है कि ये हार उसके लिए इतनी शर्मनाक है। हमारा लड़का अब उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आखिरी वार करने को तैयार है। लेकिन मोटा आदमी गिड़गिड़ाने लगता है, जान की भीख मांगता है। उसकी सारी मिन्नतें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि मोयो फिर से थैली घुमाने लगता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन सौभाग्य से उस कमीने के लिए छोटा बच्चा दौड़कर आता है और मोयो को रोक लेता है, इससे पहले कि वह अपना इरादा पूरा कर सके। बच्चा नैतिकता की बातें करता है कि किसी की जान लेना गलत है, जैसे हमारे लड़के को यह पता ही ना हो। लेकिन मोयो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह थैली को घुमाता रहता है ताकि पूरी ताकत इकट्ठा कर सके। डर के मारे मोटा आदमी अपनी जान बचाकर भागने लगता है, जबकि हमारा लड़का थैली को घुमाता ही रहता है। जैसे ही पूरी रफ्तार मिल जाती है, वह पूरी ताकत से वार करता है। लेकिन वह वार मोटे को नहीं लगता, बल्कि पास के एक पेड़ को गिरा देता है। सोचिए, अगर वह वार मोटे के ऊपर पड़ता तो क्या होता। खुद हमारा लड़का भी चाहता था कि ऐसा हो, और अब वह इस बात से निराश है कि वार चूक गया। मोटा आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। बच्चा राहत की सांस लेता है। इसी बीच एक संदिग्ध गोदाम में उसी मोटे आदमी जाका को उसके बॉस के सामने देखा जाता है। वह खुशामद करता है, मोयो को मारने की इजाजत मांगता है, उसे राक्षस कहता है जिसने उनके आदमियों का सफाया कर दिया। आखिरकार वह अपने बॉस की कृपा पा लेता है, जिससे जा को खुशी मिलती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका बॉस उसी के चेहरे पर ऐसा घूंसा मारेगा कि उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाएगा। बॉस इस बात से गुस्से में है कि एक मामूली गुलाम मजदूर ने उसके आदमी को हरा दिया। यह ऐसी गलती है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब मोटे की सजा है मौत। मोटा आदमी जानता है कि अब उसका क्या हाल होने वाला है, इसलिए वह रोने लगता है। बॉस अपने पीतल के कड़े वाले घूंसे बरसाता है और उसका चेहरा पहचान से बाहर कर देता है। उसका पालतू कुत्ता भी अपने मालिक के शिकार का खून चखता है। मैं कहता हूं, मोटा आदमी आखिरी शिकार है, क्योंकि बॉस की नजर अब हमारे लड़के पर है, और हम सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है। बाद में हम फिर से मोयो के जर्जर घर में लौटते हैं, जहां बच्चा और उसकी बीमार मां रात काट रहे हैं। बच्चा सब कुछ खो देने का बोझ महसूस करता है। जिस घर को बनाने में उसने इतनी मेहनत की, अब वह राख हो गया। वह खुद को बेबस महसूस करता है, समझ नहीं पाता कि इस निराशाजनक हालात में क्या करे। बीमार मां नहीं चाहती कि वह मो के घर में बोझ बनकर रहे, लेकिन बच्चा, इस पर शांत रहो। आखिरकार यह एक सौदा है। ऐसा नहीं है कि वह पिघलते दिल से उन पर कोई एहसान कर रहा है। वे उसे इस द्वीप के बारे में जानकारी देते हैं। यह कैसे चलता है, खाना और दूसरी जरूरी चीजें कहां जमा होती हैं, और कोई भी अहम जानकारी जो यहां के शासकों के खिलाफ काम आ सके। उसे हर छोटी बड़ी बात जाननी है।
इस बीच क्योको मियो के बेरुखे चेहरे और बेजान आवाज से अब चिढ़ होने लगी है। बच्चे का दिमाग अब पूरी तरह उलट चुका है। दूसरी ओर हमारा लड़का सोचता है कि कियो को एक अजनबी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कियो समझता है कि उसके दोस्त की याददाश्त चली गई है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि उसकी पूरी शख्सियत ही कैसे बदल गई। क्या मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ है? अंदर ही अंदर मोयो को बच्चे की बातों से झटका लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में वह एक सैनिक था जिसे उसके अपने साथियों ने गोली मार दी थी। उसे पूरा यकीन है कि उसके कत्ल के पीछे कोई बड़ा अधिकारी, शायद कैप्टन बेक, था। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वह इन झुग्गियों में चुपचाप बैठने को तैयार नहीं है। वह इस गंदगी से जरूर बाहर निकलेगा और उन सभी गद्दारों से बदला लेगा जिन्होंने उसे मारा था। सुबह होते ही वह अपनी पुरानी ताकत वापस पाने के लिए रोज की बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करता दिखता है। वह हैंडस्टैंड से शुरू करता है, फिर वर्टिकल पुशअप्स करता है ताकि उसके हाथ और कोर मजबूत हों। अगर उसे वाकई यहां जिंदा रहना है तो अपने पुराने शरीर जैसी ताकत वापस लानी ही होगी। जैसे ही वह अपनी मॉर्निंग रूटीन में लगा होता है, कोई उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है। पता चलता है वही लड़का है जिसने कल उसे धोखा दिया था। अब यह लड़का मियो को उनकी खदान की शिफ्ट याद दिलाने आया है। अगर वे लेट हुए तो सिर्फ सजा मिलेगी। हमारा लड़का बीती बातों पर ध्यान नहीं देता, कैसे इस पागल ने उसे मौके पर ही धोखा दिया, और खदान जाने का फैसला करता है। शायद वहां उसे कुछ अहम जानकारी मिल जाए। अंडरग्राउंड खदानों में सारे मजदूर अपने बॉस के आदेश पर 2 कतारों में खड़े हैं। उन्हीं में हमारा लड़का और वे गुंडे भी हैं जिन्हें उसने कल बुरी तरह पीटा था। जैसे ही वे हमारे लड़के और उसके ग्रुप को देखते हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। मोयो को पहचानने में देर नहीं लगती कि ये वही लोग हैं। बॉस आखिरकार एक जरूरी ऐलान करता है। टीम जी के सुपरवाइजर जा अब मर चुका है। यह खबर सबको झटका देती है, खासकर जा के पुराने चमचे को। जा के हटते ही बॉस टीम जी का नया लीडर नंबर 8 को बनाता है, यानी वही लड़का जिसने हमारे लड़के से गद्दारी की थी। जाहिर है इसके लिए यह हजम करना मुश्किल है कि अब वह उसी आदमी की जगह ले रहा है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। जहां तक खदान का सवाल है, गुलाम मजदूरों को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। वे सुरंगों के अंदर बेहद कठोर हालात में काम करते हैं। यह बेरहम, निर्दयी जगह खासकर 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर देती हैं। उनके लिए रफ्तार बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन अक्सर उन्हें धीमा काम करने या बिना बताए आराम करने पर सजा मिलती है। किसी भी हाल में पिटाई तय है। शुक्र है इस बार नंबर 8 साइट सुपरवाइजर है, एक रोता धोता और अविश्वासी आदमी, लेकिन दिल से नेक। उसका नाम है मासा, और वह अपने साथियों को हौसला देता है ताकि उनका मनोबल बना रहे। वह सिर्फ एक टीममेट का नहीं, बल्कि हर किसी का हालचाल लेता है और सबको प्रोत्साहित करता है। लगता है यह आदमी इतना बुरा नहीं है। खुद मोयो को भी यह देखकर अच्छा लगता है। अचानक खदान के कैंप का बॉस मजदूरों पर चिल्लाने लगता है। वह आक्रामकता से मासा को धक्का देता है और आगे बढ़ता है। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो नरम दिल और भावुक हों। उसके लिए यह ऐसी जगह है जहां सिर्फ असली मर्दों की जरूरत है। जैसे ही बेचारा मजदूर बेवजह पिटने वाला होता है, हमारा लड़का अपनी पिकैक्स, कुल्हाड़ी, उस कमीने के पैरों के पास फेंक देता है और दिखावा करता है कि उसका हाथ फिसल गया। वह तुरंत माफी भी मांगता है, हालांकि आक्रामक अंदाज में। लेकिन यह माफी उस पागल कमीने को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं, जो सिर्फ इसलिए अकड़ रहा है क्योंकि उसे सीनियर पोस्ट मिल गई है। जैसे ही वह हमारे लड़के से भिड़ने को तैयार होता है, खुद बड़ा बॉस वहां आ जाता है, जिससे उस कमीने की हालत खराब हो जाती है। बॉस ने सब कुछ सुन लिया है और चाहता है कि उसका चमचा अब उसी बड़े आदमी से लड़े। वैसे उसका नाम है कुसानागी। खदान में हर कोई बड़ा बॉस देखकर घबरा जाता है। जो कमीना अब तक सबको डराता था, अब खुद डर के मारे कांप रहा है। वह कभी अपने मालिक से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। निराश होकर कुसानागी अपनी मुट्ठी भींचता है और अपने चमचे के सिर पर जोरदार घूंसा मारता है। बाकी सब लोग दंग रह जाते हैं, जबकि मो कुसानागी की फाइटिंग स्किल्स को गौर से देखता है। कुसानागी दबाव बिंदुओं, प्रेशर पॉइंट्स को सटीकता से निशाना बनाता है और अपने विरोधी को एक ही वार में बेहोश कर देता है। चमचा गिरते ही अब बारी है अगले को लड़ाने की। चूंकि वह यहां सिर्फ हमारे लड़के से लड़ने आया है, तो वह इस मौके का फायदा उठाता है और मोयो को द्वंद्व में घसीटने की कोशिश करता है। लेकिन मो की एक सख्त नीति है, बिना वजह लड़ाई नहीं। लेकिन कुसानागी मानने वाला नहीं है। जब तक वह हमारे लड़के से कुछ घूंसे न बदल ले, वह पीछे नहीं हटेगा। तो वह अचानक मोयो पर झपटता है और मो भी तुरंत स्टांस में आ जाता है। इतनी जल्दी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनहरा बालों वाला कुसानागी उसी चूहे को ढूंढ रहा है जिसने उसके चमचे की धुलाई की थी। जवाब में हमारा लड़का फौरन अपने हाथ ऊपर कर लेता है ताकि खुद को बचा सके। झपटता हुआ कुसानागी घूंसे की बौछार कर देता है, मोयो की डिफेंस पर लगातार वार करता है।
हर बार भारी, जबरदस्त और रोकना मुश्किल है। देखने वाले जैसे मासा और उसका ग्रुप सब मान चुके हैं कि इस रफ्तार से कुसानागी उसे मार ही डालेगा। खुद मो भी पूरी तरह दबाव में है, पलटवार का कोई मौका नहीं मिल रहा। वह खुद को संयम में रखता है और कोई खुला मौका तलाशता है। उसे मानना पड़ता है कि उसका विरोधी पेशेवर फाइटर है जो एकदम परफेक्ट पंच मार रहा है, लेकिन कोई भी इंसान लगातार ऐसे परफेक्ट अटैक नहीं कर सकता। कुसानागी के चौड़े वार उसे पलटवार के लिए खुला छोड़ देते हैं। इसी का फायदा उठाकर हमारा लड़का तेजी से झुकता है और एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारता है। मासा का ग्रुप हैरान रह जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके दोस्त ने सचमुच कुसानागी के चेहरे पर हमला किया। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थीं, क्योंकि मौके का फायदा उठाने के बावजूद हमारे लड़के का पंच असल में लगा ही नहीं। सुनहरे बालों वाले ने उसे पकड़ लिया और वह सच में इस बात से प्रभावित है कि सामने कोई ऐसा है जो उसका मुकाबला कर सकता है। वह और लड़ना चाहता है, तभी अचानक एक तेज आवाज दोनों को शांत रहने का आदेश देती है। जैसे ही डायरेक्टर अकिच्ची दिखाई देते हैं, तमाम मजदूर आदर में घुटनों पर बैठ जाते हैं। वे उसे बहुत इज्जत देते हैं, जबकि वह खुद को ईजन जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब मिचियो को आखिरकार पता चलता है कि इस द्वीप पर असल में चीजों का जिम्मेदार कौन है। डायरेक्टर कुसानागी की हरकतों से नाराज नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह मजदूरों को मारता पीटता रहा तो वे अपने गुलाम ऐसे ही खोते रहेंगे। वह यहां तक धमकी देता है कि अगर कुसानागी नहीं रुका तो वह ब्लड पैक्टेड मार्कस तक बात पहुंचा देगा। ब्लड पैक्टेड मार्की का नाम सुनते ही कुसानागी कांप जाता है और अपने कदम वापस खींच लेता है। अब वह अपना चार्मिंग साइड दिखाता है और ऐसे दिखाता है जैसे वह सिर्फ मजदूरों को गाइड कर रहा था। अकिच्ची उसके पास से गुजरते हुए उसे नीचा दिखाता है, याद दिलाता है कि वह बस मारपीट करने के लिए ही बना है। बाकी जो काम दिमाग मांगते हैं वो उसके बस की बात नहीं। ये बात कुसानागी को भीतर तक चिढ़ा देती है, लेकिन वह अपने बॉस को मार नहीं सकता, भले ही दिल से चाहे। जहां तक घुटनों पर बैठे गुलामों की बात है, अकिच्ची उन्हें याद दिलाता है कि उनका असली काम है माइनिंग करना, न कि जमीन पर धूल खाना। उसके लिए वे बस घटिया इंसान हैं जिनका एक ही मकसद है, मरने तक खदान में काम करना। सीन कट होता है लंच ब्रेक पर। खाना खाते हुए मिचियो पूरी तरह निराश है, क्योंकि खाना ठंडा और बेस्वाद है। उसके साथी भी खाने के स्वाद से डरते हैं और सुपरवाइजरों से जलते हैं, जिन्हें हमेशा बेहतरीन खाना मिलता है। गुलाम एक दिन अच्छे लंच बॉक्स का सपना देखते हैं। मो जब खाने में व्यस्त है, उसके दोस्त शिकायत कर रहे हैं। हैरानी की बात है, मासा हमारे लड़के के पास आता है और उसे अपने लंच का स्वाद चखने के लिए देता है। चूंकि वह सुपरवाइजर है, इसलिए उसे अच्छा खाना मिलता है और वह ये खुशी मिचियो के साथ बांटना चाहता है। लेकिन हमारा लड़का झट से इनकार कर देता है, जिससे मासा हैरान रह जाता है। ऐसा खाना कोई मना कैसे कर सकता है? असल में हमारे लड़के के मना करने की वजह उसकी शख्सियत है। उसे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। यह सुनकर मासा उसके पास बैठ जाता है और समझाता है कि यह एहसान नहीं, बल्कि उसकी माफी का तरीका है। याद है जब मोटा आदमी उसे पीट रहा था तो मासा ने सारा दोष मोइयो पर डाल दिया था। यही उसकी भरपाई करने का तरीका है। वह खुद को गुनहगार नहीं मानना चाहता। समझते हुए कि मासा सच में अच्छा इंसान है, हमारा लड़का मुस्कुराता है और साथ देने का फैसला करता है। वह चिकन का एक टुकड़ा उठाता है और सोचता है एक झूठ के बदले एक टुकड़ा काफी है। लेकिन मासा के लंच के साथ वह बस यहीं तक जाता है। और जब मासा मियो की हरकतों की तारीफ करने में व्यस्त है, उसके भेड़िए जैसे दोस्त पीछे से उस पर झपट पड़ते हैं, खाने की भीख मांगते हैं, क्योंकि हमारे लड़के ने मना कर दिया था। हार मानकर मासा दोनों को एक एक टुकड़ा दे देता है, अपने आदमियों के लिए अपनी परवाह दिखाते हुए। उनका ब्रेक छोटा ही रहता है, क्योंकि एक सीनियर आकर उन पर गरजता है कि वे जरूरत से ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। वह उन्हें जल्दी से अपनी ड्यूटी पर लौटने और काम जारी रखने का आदेश देता है। एक असली वर्कडे का अनुभव करते हुए मो महसूस करता है कि इन गुलामों की अपने सीनियरों की नजर में कोई कीमत नहीं है। वे बिना ठीक से खाना या ब्रेक मिले जबरदस्त मेहनत करते हैं। इस कठोर शेड्यूल का असर दिखता है जब उनमें से एक आदमी अपनी हद तक पहुंचकर गिर जाता है। चिंतित मासा तुरंत उसकी हालत देखने आता है, उसे बचाने की उम्मीद में। लेकिन तभी एक सीनियर आता है और मासा को हटने का आदेश देता है। फिर वह आदमी की लाश को लात मारकर पलटता है और उसकी नब्ज चेक करता है। दुर्भाग्य से नतीजा बेहद बेरहम है। वह आदमी मर चुका है। बिना कोई दुआ किए सीनियर ग्रुप जी पर गरजता है कि जल्दी से अपने गिरे हुए साथी को बाहर फेंको। यही है इन लोगों की जिंदगी। मासा का शरीर कांपने लगता है। वह अपने गिरे हुए साथी के लिए सच में आंसू बहाता है। वह नहीं चाहता कि मो भी ऐसे ही झलकर मर जाए, लेकिन उसकी सलाह का क्या फायदा? मैनेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मजदूरों को जबरन कड़ी मेहनत करवाते रहते हैं। हकीकत यही है, अपने साथी की मौत के बाद भी उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। मियो अब सच्चाई को स्वीकार करता है।
यह धरती का वह इकलौता स्थान है जहां इंसानी जिंदगी की कीमत कचरे से भी कम है। आखिरकार वह दर्दनाक दिन खत्म होता है जब मैनेजर घंटी बजाता है। मासा खुद को मुश्किल से संभाल पाता है और काम खत्म होने की खुशी मनाता है। दूसरी ओर मोयो एकदम बेफिक्र नजर आता है, जैसे उसने आज कोई काम ही नहीं किया। भाई सचमुच अलग ही मिट्टी का बना है। वह अपने दोस्त से कहता है कि उसे ऐसी शारीरिक मेहनत की आदत है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मासा को यकीन नहीं होता। अब तो उसे शक होने लगा है कि मिशी वाकई इंसान है भी या नहीं। मैनेजर उन पर चिल्लाता है कि वे अपनी बेकार बातें बंद करें। वैसे हर दिन के अंत में मजदूरों को कपड़े उतारने पड़ते हैं और थके हारे नंगे हालत में उन्हें बिना रुके ऊपर की ओर चलने को कहा जाता है। मैनेजर उन्हें उनकी हद से आगे धकेलता है और चोरी रोकने के लिए उनके शरीर की जांच करता है। इसमें उनके पिछवाड़े की भी जांच होती है, क्योंकि लगता है यहां चोर इतने हद तक जा सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद उन्हें सतह पर लाया जाता है। यहां ग्रुप G9 को वेतन मिलता है। एक दिन की 16 घंटे की जानलेवा मेहनत के बदले उन्हें सिर्फ 1000 येन मिलते हैं। लेकिन इन गुलामों के लिए ये तनख्वाह ऐसे है जैसे उनके खाते में लाखों आ गए हों। एक आदमी तो इतना खुश है कि लगता है वह नोट से शादी कर लेगा। मिचियो इन गुलामों की हालत देखकर हैरान और घृणा से भर जाता है, जो इतनी घिनौनी परिस्थितियों में भी खुशी मना रहे हैं। अचानक गुलामों को असली खुशी मिलती है, जबकि मो उनके रिएक्शन को समझ नहीं पाता। वे सब किसी पागल की तरह उछल कूद रहे हैं। जैसे ही उन्हें स्माइली सेल वेन्यू दिखता है। सेलर एक खूबसूरत जवान औरत है जो उनकी कड़ी मेहनत की सराहना के लिए 20% की फ्लैट छूट देने आई है। जाहिर है हमारे लड़के को तो यह भी नहीं पता था कि माइनिंग एप्रिसिएशन डे जैसी कोई चीज भी होती है। लेकिन वह यह देखकर दंग रह जाता है कि उसके सारे साथी जानवरों की तरह दौड़ रहे हैं, बस सैल पाने के लिए। वही आदमी जो पहले नोट से शादी करने को तैयार था, अब बियर और चिप्स का ऑर्डर देता है, जिससे उसकी मजदूरी का 1/3 हिस्सा कट जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, वह अपनी लालच में एक स्क्विड स्नैक भी ले लेता है। उसी की तरह बाकी गुलाम भी पागल हो जाते हैं, जिससे महिला को उन्हें शांत रहने के लिए कहना पड़ता है। गुलाम जल्दी ही बियर पीकर नशे में झूमने लगते हैं। वह खुशी महसूस करते हैं जो शायद उन्हें कभी नसीब नहीं होती। कुछ लोग अपनी सारी कमाई एक ही दिन में उड़ा देते हैं, जबकि कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को छोटी छोटी खुशियों में डूबा देखकर अपनी सारी कमाई बर्बाद करते देख मो फिर से उनके व्यवहार पर सवाल उठाता है। अभी कुछ देर पहले जिन्हें कुत्ते से भी बदतर समझा जा रहा था, वही गुलाम अब खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान समझ रहे हैं। मासा आता है और दूसरों से जलने पर पछताता है, जबकि हमारा लड़का देखता है कि मासा ने असल में एक भी येन खर्च नहीं किया, भले ही वह भी अपने साथियों जैसी खुशी पाना चाहता है। मासा का ध्यान एक बड़े लक्ष्य पर है। वह पारिसो पास खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे जमकर बचत करनी होगी। मो उत्सुकता से उससे पास के बारे में पूछता है। मासा को एहसास होता है कि उसका दोस्त वह सब कुछ भूल गया है जो उन्हें द्वीप पर आने के दिन बताया गया था। तब उन्हें गुलाम घोषित किया गया था, जिन्हें बेहिसाब घंटे काम करना होगा और जानवरों से भी बदतर हालत में रहना होगा। उसी वक्त उन्हें एक आखिरी उम्मीद दी गई थी। अगर कोई गुलाम 1,000,000 येन बचा ले तो उसे पारिसो पास खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे वह हमेशा के लिए द्वीप से आजाद हो सकता है। उस समय सबने वादा किया था कि वे पैसे बचाकर द्वीप से भागेंगे। हाँ, वही चश्मे वाला आदमी जो आज नोट पर लट्टू हो रहा है, तब सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। और अब वह अपनी सारी कमाई में डूबा हुआ मूर्ख बन गया है। मासा ही इकलौता है जिसने अपने लक्ष्य पर डटे रहने की कसम खाई थी। उसने तब ऐलान किया था कि चाहे उसे जितना भी घसीटा जाए, वह एक भी येन खर्च नहीं करेगा। वाकई लगता है यह बंदा डेविड गॉगिन्स को बहुत सुनता है। खैर, अब मो के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। देखो, इस धरती की सबसे बुरी जगह पर होने के बावजूद गुलामों में कभी विद्रोह क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें 2 नामुमकिन सपने दिए गए हैं। पहला है उम्मीद का सपना, यानी पारिसो पास, जो शायद ही कभी पूरा हो। दूसरा है सुख सुविधा का सपना, जो उन्हें हमेशा व्यस्त रखता है। इस द्वीप के एडमिन्स इंसान को सुख सुविधाओं में डुबो देने की मनोवैज्ञानिक तरकीब को पूरी तरह समझते हैं। यह प्रक्रिया इतनी बारीकी से बनाई गई है कि हमारे लड़के को भीतर तक घिन आने लगती है। इसलिए वह अपनी जेब से नोट निकालता है और मासा के पास जाता है, पूछता है कि पास के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए। जाहिर है यह इतना संवेदनशील सवाल है कि मासा डर जाता है कि कहीं सच बता देने पर उसे मुश्किल न हो जाए। लेकिन मिचियो अपनी मंशा को लेकर गंभीर है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह जानकारी लीक नहीं करेगा, बल्कि वह अपनी खुद की मजदूरी भी मासा की बचत में जोड़ देता है, मानते हुए कि कम से कम ऐसा लड़का तो यहां से निकल सके। अगले सीन में पता चलता है कि मासा की जबरदस्त बचत अब उसके लक्ष्य से सिर्फ 60,000 येन दूर है। अब जब उसकी बचत दोगुनी होने वाली है, मियो अंदाजा लगाता है कि मासा 30 दिनों में पारिसो पास खरीद सकता है।
भले ही वह इस मदद की सराहना करता है, लेकिन मो का दोस्त समझ नहीं पाता कि कोई उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। हमारा लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, वह यह खुद के लिए भी कर रहा है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि वह समुद्र की स्थिति देखने जाता है और पूछता है कि क्या आसपास कहीं नावों के लिए डॉक है। मासा हाथ हिलाता है और मो को खुद जाकर देखने के लिए कहता है। सच में वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके, क्योंकि द्वीप चारों तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरा है। इसी दौरान मो की जिज्ञासा उसे नीचे उतरकर नजदीक से देखने को मजबूर करती है। उसका दोस्त जल्दी से चेतावनी देता है कि द्वीप से भागने की कोशिश करना बड़ा अपराध है। मजेदार बात यह है कि हमारा लड़का मानने को तैयार ही नहीं कि इतनी नर्क जैसी जगह पर भी कोई कानून हो सकते हैं। जैसे ही वह नीचे उतरता है, अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है जब तक कि उसे सबसे बुरी चीज नजर नहीं आ जाती, एक सशस्त्र ड्रोन। और यह कोई आम ड्रोन नहीं, बल्कि सबसे उच्च स्तर का मिलिट्री ग्रेड ड्रोन है। मो तुरंत ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जबकि उसका दोस्त समझ ही नहीं पाता कि अचानक ड्रोन कहां से आ गया। जैसे ही मो ऊपर चढ़ता है, वह मासा पर चिल्लाता है कि भागो। दोस्त को शक होता है, लेकिन तभी एक गोली उसके चेहरे को छू जाती है, जिससे उसे एहसास होता है कि हमारा लड़का मजाक नहीं कर रहा। दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मासा चीख रहा है, जबकि हमारा लड़का मजाकिया अंदाज में उसे चुप रहने को कहता है। ड्रोन गोलियों की बौछार करता है, लेकिन हमेशा की तरह सब मिस हो जाती हैं। मो ड्रोन को गौर से देखता है और तुरंत उसकी पहचान कर लेता है। एसएसजी नेमेसिस वर्जन 1। ये मशीन चलते टारगेट पर फिक्स हो जाती है और जब तक टारगेट खत्म न हो जाए पीछा नहीं छोड़ती। अगर तुमने एंड्रयू टेट की बुगाटी भी चुरा ली हो, तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेगी। मैड पर्स्यूर नाम से मशहूर यह ड्रोन इतनी खतरनाक मर्डर मशीन है कि जंग के मैदान में घाघ सैनिक भी इससे कांप जाते थे। हमारा लड़का समझ जाता है कि वे हमेशा के लिए भाग नहीं सकते, इसलिए वह दिशा बदलता है और ड्रोन को एक डेड एंड की तरफ ले जाता है। मासा को लगता है कि यह बुरा आइडिया है, लेकिन अभी उसके पास मोयो की योजना पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए वे ड्रोन को भी दिशा बदलने और घने जंगल में घुसने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी देवता जैसी ट्रैकिंग क्षमता के चलते ड्रोन उन्हें पल भर में पकड़ लेता है। मोयो पूरी कोशिश कर रहा है कि मासा उसकी रफ्तार पकड़ सके, लेकिन हर किसी के पास उसकी सुपर ह्यूमन स्टैमिना नहीं होती, खासकर तब जब वे अभी अभी 16 घंटे की शिफ्ट से निकले हों। हालात पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हैं। दोनों थकने लगे हैं और इस रफ्तार से तो कोई ना कोई गोली उन्हें जरूर लग जाएगी। तभी मोयो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एक मासूम सा चूहा एक टहनी पर देखता है और समझ जाता है कि यही उनकी मौत को मात देने का रास्ता है। बिना वक्त गंवाए वह चूहे को पकड़कर अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है और आगे दौड़ पड़ता है। वह मासा को आदेश देता है कि जैसे ही उसकी गिनती खत्म हो, तुरंत रुक जाए। थकान से चूर मासा को लगता है कि मशीन के सामने रुकना बेवकूफी है, जो उनके शरीर में गिनती से ज्यादा छेद कर देगी। मासा की बात अनसुनी कर हमारा लड़का गिनती शुरू कर दौड़ता रहता है। ड्रोन लगातार गोलियों की बौछार करता है, जब तक कि आखिरकार हमारा लड़का गिनती खत्म होने का इशारा नहीं कर देता। अब सब कुछ इसी मौके पर टिका है। मोयो चूहे को पकड़ता है, उससे माफी मांगता है और फिर बेचारे को ड्रोन की तरफ फेंक देता है। इससे ड्रोन अपने टारगेट की लोकेशन फिर से आंकता है। ड्रोन तुरंत एडजस्ट करता है और भागते चूहे को देख लेता है। अब वह उसी पर लॉक हो जाता है और गोलियों की बौछार से उस मासूम प्राणी को मार डालता है, लेकिन इसी मौके की वजह से मो और मासा मौत के मुंह से बच निकलते हैं। वैसे ड्रोन अभी भी यहीं है, बस उन्हें उसकी डिटेक्शन फेज खत्म होने का इंतजार करना है। ड्रोन पूरी कोशिश करता है कि टारगेट को ट्रेस कर सके, यहां तक कि मासा के चेहरे के पास आकर उसकी हल्की सी भी हरकत पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वो खुद को इतना सख्त रोके हुए है कि उसका शरीर एक भी मांसपेशी नहीं हिला रहा। बस एक दिक्कत है, उसके चेहरे से टपकता पसीना। सौभाग्य से उसकी आवाज इतनी हल्की है कि ड्रोन उसे पकड़ नहीं पाता। आखिरकार ड्रोन दिशा बदलता है और मान लेता है कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। यूं मासा और मो मैड पर्स्यूर के कहर से बच निकलते हैं। यह बहुत करीबी मामला था और हमारा लड़का भी जानता है। वह अपने दोस्त की मदद करता है और समझाता है कि जिस मर्डर मशीन से वे अभी अभी बचकर निकले, वह एडलमीर मिलिट्री द्वारा बनाई गई ड्रोन है। इसका एक ही मकसद है, बिना दया के मारना, और यह इतनी बेरहम है कि दुश्मन और अपने में फर्क ही नहीं करती। यह मॉडल इतना खतरनाक और दोषपूर्ण माना गया कि इसे फिर कभी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। मासा इस बात से हैरान है कि ऐसी ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है। यह तो डरावना है। जहां तक हमारे लड़के की बात है, वह सोच में डूबा है। समझ नहीं पा रहा कि इतनी बेरहम मर्डर मशीन इस द्वीप पर क्यों तैनात है, खासकर जब इसे दूसरे देशों को बेचना तक बैन कर दिया गया था।
यह द्वीप जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, जिससे यह सवाल उठता है कि कहीं अरौफी अल्दिमिर सेना का इससे कोई संबंध तो नहीं। ड्रोन के साथ मौत के करीब पहुंचने के बाद मो आखिरकार घर लौटता है। तुरंत छोटा बच्चा उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह चिंतित नजर आता है कि मो को लौटने में इतना वक्त क्यों लग गया, लेकिन उसकी मां उसे याद दिलाती है कि उसे अपने दोस्त का सही तरीके से स्वागत करना चाहिए। जिज्ञासु मियो आगे बढ़कर देखता है कि क्या पक रहा है और पाता है कि कियो कोई खास स्टू बना रहा है। वैसे देखने से तो यह किसी खास डिश जैसी लगती नहीं, लेकिन मियो को हैरानी तब होती है जब बच्चा इस खाने को फैंसी ट्रीट बताता है सिर्फ इसलिए कि इसमें बचे खुचे खाने का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बचे खुचे खाने को भी फैंसी कहा जा रहा है। इससे साफ झलकता है कि इन गुलामों की जिंदगी कितनी दयनीय है। बिना देर किए अब स्वाद चखने का वक्त है। गॉर्डन रामसे का हुनर देखने का मौका। मोयो एक चम्मच मुंह में डालता है, सोचता है कि यह स्वादिष्ट और लाजवाब होगा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर कोई भी कह सकता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई अपनी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठा रहा है, स्वाद को बेहद खट्टा बता रहा है और सोच रहा है कि क्या यह खाना खाने लायक भी है या नहीं। उसकी पिछली मिलिट्री लाइफ के डिप्रेसिंग राशन भी इससे कहीं बेहतर थे, जितना घटिया खाना वह अभी खा रहा है। मगर बात यह है, इतना निराशाजनक और घिनौना खाना होने के बावजूद कियो तो जैसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बिता रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि कोई ऐसा रिएक्शन कैसे दे सकता है। लगता है बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बेहतर कुछ चखा ही नहीं। जब मियो यह सोच रहा है कि बच्चा इस खाने को लेकर इतना खुश क्यों है, तभी उसे पता चलता है कि इस घटिया द्वीप पर बचा खुचा खाना भी मिलना बहुत मुश्किल है। आखिरकार कियो को बचपन में इससे भी खराब खाना खाना पड़ा, इसलिए यह उसके लिए स्वर्ग जैसा है। जैसे ही बच्चा धरती के कीड़े ऐसे खा रहा है जैसे वे स्वादिष्ट नूडल्स हों, उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। वह अपने बच्चे की आंखों में आंखें डाल भी नहीं पा रही और मो ये बात भांप लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और उत्सुकता के साथ छोटा बच्चा बचे खुचे खाने में एक छोटा सा मीट का टुकड़ा देखकर जश्न मनाता है। इस द्वीप के गुलामों और लोगों के लिए मीट का एक टुकड़ा मिलना लॉटरी जीतने जैसा है। बच्चा खुशी खुशी उसे उठा लेता है। खाना खत्म होते ही वह हमारे लड़के की तरफ खुली हथेली से देखता है। कंफ्यूज्ड मो को समझ ही नहीं आता कि उसे क्या देना है। नाराज होकर बच्चा चिल्लाता है कि उसने इतना अच्छा खाना बनाया है तो उसे खाने के पैसे मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से मोयो की सारी मजदूरी तो वह पहले ही दूसरे लड़के को दे चुका है, इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बेचारा कियो यह सुनकर टूट जाता है कि हमारे लड़के ने अपनी सारी कमाई किसी अजनबी को दे दी। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब कियो को पता चलता है कि अब से मोसी अपनी रोज की कमाई भी मासा को ही देने वाला है। बच्चा इतना हैरान हो जाता है कि अपना कीमती स्टू गिरा देता है और इसका दोष हमारे लड़के पर डाल देता है, जो शायद भगवान से दुआ कर रहा है कि ये खाने के बाद उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। खैर, कियो बहुत दुखी है कि उसका कीमती स्टू बर्बाद हो गया। वहीं मो अपना खाना खत्म करता है और बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वह बच्चे को सारे बचे खुचे खाने को इकट्ठा करने और उसके साथ चलने के लिए कहता है। बच्चे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हमारा लड़का क्या करने वाला है, लेकिन वह उसकी बात मान लेता है। तो अगला सीन जंगल में है, जहां वे एक टोकरी और कुछ बचे खुचे टुकड़ों के साथ खड़े हैं। कियो को समझ नहीं आता कि ये आदमी रात के अंधेरे में क्या करने वाला है। हैरानी की बात है, मिचियो स्टू की कटोरी को उल्टा करके जमीन पर गिरा देता है। कियो की नजर में यह कीमती खाने की बर्बादी है, लेकिन असल बात कुछ और है। देखो, हमारा लड़का चालाक है। वह इन बदबूदार बचे खुचे टुकड़ों का इस्तेमाल एक जाल लगाने के लिए करना चाहता है। तुम्हें वो टोकरी याद है? वही अब एंकर बनेगी ताकि कोई भी जानवर जो खाने की कोशिश करे उसमें फंस जाए। जाल तैयार है और हमारा लड़का आत्मविश्वास से कहता है कि इससे कम से कम छोटे जानवर तो पकड़ ही लेंगे। जाहिर है, चूहों का नाम सुनते ही कोई भी घिन से भर सकता है, यहां तक कि कियो जैसा गटर द्वीप का निवासी भी। लेकिन बात यह है, वो समझाता है कि सीवर के चूहे बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन जंगल के चूहे अलग होते हैं। वे जरूरत के वक्त प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं। वैसे अगर कियो को चूहे खाना पसंद नहीं तो मो कुछ और भी पकड़ने के लिए तैयार है। मोयो बच्चे को एक लंबी वॉक पर ले जाता है। कुछ वक्त गुजरता है और बच्चे की जिज्ञासा बढ़ने लगती है। वह सोचता है कि शायद वे और जाल लगाने वाले हैं। कियो की नज़र में घने जंगल में जाल लगाना बेकार है, लेकिन अनुभवी सैनिक जानता है कि ऐसे घने झाड़ छंखाड़ में जानवर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी दौरान कियो की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं जब वह मिचियो के जाल में एक चिड़िया फंसी देखता है। साधारण चारे वाले जाल से यह मुमकिन हुआ। अब जब यह छोटा शिकार मिल गया, मियो सोचता है कि आज रात के खाने के लिए इतना काफी है। कियो खुशी से चमक उठता है और मो की बात से सहमत हो जाता है। अब नजर डालते हैं माइनिंग साइट के एडमिन बिल्डिंग पर। वहां के आउटपुट का आकलन करते हुए अच्छी को पता चलता है कि इस बार लगभग 650 टन खनन हुआ है, लेकिन इस दौरान थकावट के कारण 9 गुलामों की मौत हो गई।
एक हफ्ते में इतनी मौतें होना कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि सबकी कुपोषण और कमजोरी अब सामने आ रही है। प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर वैसिमा, जो दिल के अच्छे इंसान हैं, लोगों की जिंदगी के लिए आवाज उठाते हैं। वे समझते हैं कि उन्हें मजदूरों को बेहतर खाना और आराम देना चाहिए। लेकिन जैसा कि अकिची है, एक घिनौना, वह कागजों को हवा में उछाल देता है, बताता है कि उसके पास एक प्लान है।